हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डिवैल्यूएशन। देखिए, डिवैल्यूएशन का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो इकोनॉमिक्स ऑप्शन प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए कोई एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जहां पे उनको इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शन चूज करना है, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर हो, चाहे आपका जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पेपर हो। तो उन लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिवैल्यूएशन के रिलेटेड यूपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। देखिए, 2018 के अंदर क्वेश्चन आया है, अंडर व्हाट कंडीशंस विल डिवैल्यूएशन क्रिएट ट्रेड सरप्लस एंड इंक्रीज आउटपुट इन द सिंपल केनेशियन फ्रेमवर्क। नंबर 2 2017 का क्वेश्चन है, मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन इज अ बेटर ऑप्शन देन डिवैल्यूएशन। देखिए, कंपैरिजन है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आप लोगों को मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन मतलब मनी सप्लाई की कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, और हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ही देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से काम करती है। यहाँ पे उस चीज की कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो रहा है डिवैल्यूएशन के साथ। To improve BOP position of a developing country under fixed exchange rate system, discuss. Number 3 2016 में क्वेश्चन आया है, इलास्टिसिटी एंड एब्जॉर्प्शन अप्रोचेस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट। ये आज हम देखेंगे डिटेल में। 2007 के अंदर फिर से एक क्वेश्चन आया है, अंडर द फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट सिनेरियो डिवैल्यूएशन हैज बिकम रिडंडेंट, कमेंट अपॉन द स्टेटमेंट। 2003 के अंदर क्वेश्चन क्या आया, डू यू थिंक डिवैल्यूएशन हैज बिकम रिडंडेंट अंडर द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा जहां पे उन्होंने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रिजीम की बात की, सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है यहाँ पे। तो देखिए, 2003 और पीछे वाला क्वेश्चन पूरा रिपीट है। और 1987 में क्या क्वेश्चन आया है, डिवैल्यूएशन टेंड्स टू लीड्स टू फर्दर डिवैल्यूएशन, डिस्कस। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि डिवैल्यूएशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। सिर्फ हम लोगों को ये नहीं पता होना चाहिए डिवैल्यूएशन क्या है, हमें इसके साथ क्या पता होना चाहिए, डिवैल्यूएशन की अप्रोचेस भी हमें प्रिपेयर करनी है फॉर एग्जाम। और हमें क्या करना है, हमें कहीं ना कहीं डिवैल्यूएशन के साथ आपका जो एक्सपेंडिचर चेंजिंग पॉलिसीज थी, दैट इज द मॉनेटरी पॉलिसी, हमें उसको भी कहीं ना कहीं कंपैरिजन आना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी निटिग्रिटीज है, आप लोग इनको प्लीज ध्यान से देखें। और सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों को लगता है कि हर साल पेपर में, जैसे यूपीएससी के लिए जो जो लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे, उन्होंने काफी टाइम सुना होगा कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जब हम बोलते हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पहले आप लोग ये चीज समझिए। देखिए, क्वेश्चन रिपीट करने का मतलब क्या है, अगर आप लोगों ने देखा होगा अभी अभी 1997 टू 2018 तक यूपीएससी ने काफी सारे क्वेश्चन पूछे डिवैल्यूएशन के ऊपर। अगर आप सेम क्वेश्चन की बात करेंगे तो सेम क्वेश्चन सिर्फ 2 बार पूछा गया, 2003 में और आई थिंक 2007 का क्वेश्चन है, लास्ट स्लाइड में देख लेना ईयर कौन सा है। तो 2 ही बार सेम क्वेश्चन पूछे। तो जब हम लोग बोलते हैं कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इट्स नॉट द क्वेश्चन बेसिकली। यहाँ पे रेपिटेशन कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे रेपिटेशन आ रही है टॉपिक्स के ऊपर। जैसे डिवैल्यूएशन टच किया जा रहा है तो आप डिवैल्यूएशन को टच करेंगे। और ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि काफी टाइम मैं भी आप लोगों को बहुत बार बोलती हूँ कि पीवाईक्यूज देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए। ये हमारा बोलने का पीछे का रीजन क्या होता है, देखिए, जब आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट टाइम, आप लोग जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर, आप लोगों को पता है, आपने डिवैल्यूएशन देखा, आपने अप्रोचेस तक किया। लेकिन अगर आपको जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कंपैरिजन में, जैसे मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, उन्होंने कहा मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन इज बेटर देन डिवैल्यूएशन, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो हमें उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि इस तरीके के जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता एग्जाम में सोचने का। तो प्लीज जो पीवाईक्यूज हम क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं वो भी आप लोग देखिए, और उसके अलावा जो क्वेश्चंस रह जाते हैं हमारे, उनको भी आप लोग प्लीज देखिए और अटेम्प्ट करिए। तो अब हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का, दैट इज द डिवैल्यूएशन। हम लोग क्या करेंगे, आज जो हमारी डिवैल्यूएशन की क्लास है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 जहां पे हम थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जो आज का पूरा टॉपिक रहने वाला है, और दूसरी क्लास इस पे रहेगी, दैट इज द पार्ट 2 जहां पे हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। तो डिवैल्यूएशन की क्लास को हमने डिवाइड कर दिया 2 सेक्शंस में। नंबर 1 इज द थियोरेटिकल पार्ट एंड नंबर 2 इज द पीवाईक्यूज। देखिए, अब थ्योरी की बात करें तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको हम लिंक करेंगे अपने डेप्रिसिएशन के टॉपिक के साथ। आप लोगों को कुछ याद नहीं करना डिवैल्यूएशन में, आपको क्या याद करना है, वापस से फॉरेन एक्सचेंज रेट वाली क्लास
उसी के साथ लिंक करके मैं आज का आपको पूरा टॉपिक समझाने वाली हूँ। तो देखिए, जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट की क्लास थी, वहां पे मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये वाली डायग्राम मैं आप लोगों के साथ बार बार डिस्कस करती हूँ। तो हमारे पास क्या होता था, डिमांड एंड सप्लाई कर्व होती थी फॉरेन एक्सचेंज की। तो जब भी डेफिसिट आता था इकोनॉमी में, तो हमारी डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाती थी फॉरवर्ड। ठीक है, जब हमारी डिमांड कब यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाती थी, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था वहां पे, मैं आपको बार बार बोलती थी एक चीज कि वहां हमारी इकोनॉमी में क्या हो गया, डेफिसिट हो गया। दिस इज द डेफिसिट। तो डेफिसिट किस तरीके से करेक्ट होता था, डेफिसिट करेक्ट होता था जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाता था, फॉरेन एक्सचेंज रेट राइज हो जाता था। पहले हम 0.1 पे थे डेफिसिट के बाद हम 0.2 पे आ जाते थे, और जब इसके करेक्शन की बात आती थी तो यहां से हम कहां पे शिफ्ट हो जाते थे, 0.3 पे। और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस शिफ्टिंग, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता था इकोनॉमी में, वो राइज हो जाता था फ्रॉम R1 टू R2। ठीक है, तो जब R1 टू R2 राइज होता था, तब मैं आप लोगों को एक चीज बार बार यहाँ पे लिखवाती थी। मैं क्या बोलती थी, इट इज एक्सचेंज रेट राइज, या मैं इसको क्या कहती थी, होम करेंसी डेप्रिसिएशन। तो R2 वो एक्सचेंज रेट है जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे आपकी होम करेंसी क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। ये लिखवाती थी, या एक और टर्म लिखवाती थी, फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमने देखा होम करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो हम लोगों ने देखा क्या, हमने देखा जितना भी ये प्रोसेस सारा हुआ, ये किसकी वजह से हुआ, इट इज ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई की वजह से क्या हुआ, आपकी होम करेंसी में डेप्रिसिएशन आया। तो इसको अगर मैं एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में लिखूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, पहले जो $1 कितने का था, 70 रुपीज का। जब हम कहां पे थे, सम पोजिशन एट R1, यहाँ पे अगर आपका $1 कितने का था, 70 रुपीज का। जैसे ही हम R1 से R2 में आए, लेट से हमारा $1 कितने का हो गया, 80 रुपीज का। प्राइस बढ़ गया किसका, डॉलर का। फॉर अगर हमें इंडिया के रुपये के हिसाब से डॉलर परचेज करना, पहले हम 70 रुपए दे रहे थे सिर्फ, लेकिन अभी उसी रुपये को उसी डॉलर को परचेज करने के लिए अब हम क्या पे कर रहे हैं, वी आर पेइंग मोर अमाउंट ऑफ रुपी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 80 रुपीज पे कर रहे हैं। जब आप ज्यादा पे कर रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ रुपी क्या हो गई, फॉल करके। तो यहाँ पे भी मैंने यही चीज बोली आप लोगों को कि वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी क्या हो गई, एक डिक्लाइन। जब हमने देखा वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी फॉल कर गया, तो हम लोगों ने क्या कह दिया था, हमने कहा था यहाँ पे कि जो हमारी करेंसी है वो क्या होगी, दैट डेप्रिशिएट्स। ठीक है, तो क्या हो गया, इट डेप्रिशिएट्स। लेकिन ये डेप्रिसिएशन किसकी वजह से आई, बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन अगर आपकी वैल्यू ऑफ रुपी फॉल तो करे, बट यहाँ पे मार्केट फोर्सेस की वजह से नहीं फॉल करे, ये किसकी वजह से फॉल करे, बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट अगर क्या करे, गवर्नमेंट बोले कि जो रुपी पहले कितने, सॉरी, जो डॉलर पहले कितने का हम लोग खरीद रहे थे, हम 70 रुपीज का डॉलर ले रहे थे इंडिया की मार्केट के अंदर। पहले अगर $1 का प्राइस क्या था, 70 रुपीज सेट किया हुआ था। अगर समहाउ उसी डॉलर का प्राइस क्या हो जाए, गवर्नमेंट कह रही है उस डॉलर का प्राइस क्या हो गया, इकोनॉमी में बढ़ गया, तो होम वैल्यू तो स्टिल क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ द होम करेंसी फिर भी क्या हो जाएगी, डिप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर वैल्यू ऑफ होम करेंसी इस तरीके से क्या होती है, फॉल करती है, फॉल का रीजन मैंने क्या बताया, गवर्नमेंट का ऑर्डर या गवर्नमेंट फिएट कहते हैं हम इसको। तो अगर हम लोग क्या देखें, वैल्यू ऑफ होम करेंसी अगर आपका फॉल कर रहा है बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट ऑर्डर, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर, तो हम उसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज डीवैल्यूएशन। ठीक है, तो अब आप लोगों को कोई पूछे कि डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन पे क्या फर्क है, आप लोग बता सकते हैं कि जब भी हम डिवैल्यूएशन की बात करते हैं, आप लोग क्या बोलोगे कि यहाँ पे भी वैल्यू ऑफ द होम करेंसी जो है वो कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर और गवर्नमेंट फिएट। बट जब हम लोग किसकी बात करते हैं, डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है, कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू वहां पे भी आपको डिक्लाइन होती हुई दिखेगी, बट वो डिक्लाइन किसकी वजह से आ रहा है, इट वाज बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई।
आप लोगों को सिर्फ ये चीज समझनी है कि रीजन में फर्क है, दोनों जगह वैल्यू ही करेंसी की फॉल कर रही है। क्लियर? अब कुछ पॉइंट्स है, प्लीज नोट डाउन। अब इन पॉइंट्स को साथ साथ प्लीज नोट भी करते जाना। देखिए, सबसे पहले अगर डिवैल्यूएशन की बात करें तो जैसे मैंने हम लोगों की एग्जांपल में हमने क्या देखा कि इंडिया की करेंसी क्या कर रही थी, डेप्रिसिएट कर रही थी या डिवैल्यूएट कर रही थी, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन कि मार्केट फोर्सेस की वजह से वैल्यू में फॉल आ रहा है या कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर है। इसी तरीके से अगर होम करेंसी एप्रिशिएट करेगी तो फॉरेन करेंसी भी याद रखना डिप्रिशिएट कर सकती है। तो कंट्री की करेंसी है तो जब भी डेफिनेशन लिखे डू नॉट मेंशन होम करेंसी, क्योंकि किसी भी कंट्री की हो सकती है। अगर हमारी कंट्री इंडिया की करेंसी एप्रिशिएट कर रही है, इट मींस डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है ना, तो एक करेंसी अगर स्ट्रांग हो रही है तो दूसरी वीक हो रही है। तो devaluation means reduction in the external value of the country's currency unit undertaken by government fiat or order। बट डेप्रिसिएशन में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे भी एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी ही होता है, बट यहाँ पे क्या है, वो रिडक्शन किसकी वजह से आता है, बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नंबर वन, जैसे आप लोगों को डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का पता है, उसी तरीके से दो और चीजों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन। जैसे डिवैल्यूएशन है वैसे ही हमारे पास रिवैल्यूएशन आता है। डिवैल्यूएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी, बट जब रिवैल्यूएशन की बात करेंगे इट मींस राइज इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी। और ये राइज अगर गवर्नमेंट के फिएट या ऑर्डर की वजह से आएगा तो हम क्या बोलेंगे, उस राइज की को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज रीवैल्यूएशन। और अगर राइज इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी हो लेकिन बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तब हम उसको क्या कहेंगे, एप्रिसिएशन। तो अब आप लोगों को चार चीजों के बारे में पता होना चाहिए, डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन। तो डिवैल्यूएशन क्या है, फॉल इन द कंट्रीज करेंसी वैल्यू। डेप्रिसिएशन भी क्या है, फॉल इन द कंट्रीज करेंसी वैल्यू। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, जब हम डिवैल्यूएशन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट फिएट या ऑर्डर रीजन होता है इसका। जब आप डेप्रिसिएशन की बात करोगे इट इज द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो क्या है, जो इसके पीछे का रीजन बनता है। क्लियर? वैसे ही रिवैल्यूएशन में रीजन क्या है, इट इज द गवर्नमेंट ऑर्डर और फिएट। और एप्रिसिएशन पे रीजन क्या है, इट इज द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर यहां तक? अब कुछ और चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे जब हम डिवैल्यूएशन की बात करेंगे या रिवैल्यूएशन की बात करेंगे तो यहाँ पे ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ डेलिबरेट गवर्नमेंट एक्शन। ठीक है, नंबर वन पॉइंट क्लियर। नंबर टू, यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है मोस्टली क्या होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट होता है, एंटायरली फ्लेक्सिबल नहीं होता। कुछ जगहों पे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। जैसे मैं आप लोगों को समझाती हूँ, जैसे सपोज अगर आप लोग फिर से फॉरेन एक्सचेंज रेट वाली डायग्राम बनाओ मेरे साथ, दिस इज द डायग्राम। अब गवर्नमेंट को क्या पता है, गवर्नमेंट को पता है कि हमारी जो करेंसी की वैल्यू है हम उसको क्या करना चाहते हैं, वी वांट कि करेंसी की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करेंसी की अगर हम वैल्यू को कम करना चाहते हैं, इसका मतलब एक्सचेंज रेट को राइज करना चाहते हैं, यही मतलब होता है। तो अगर हम एक्सचेंज रेट को राइज करना चाहते हैं तो नॉर्मली क्या होता था, बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड कर्व अगर ऊपर शिफ्ट होती थी तब हमारी क्या हो जाती थी, करेंसी की वैल्यू सॉरी एक्सचेंज रेट राइज हो जाता था और हम बोलते थे हमारी होम करेंसी की वैल्यू क्या होती थी, डेप्रिशिएट होती थी। अगर इसी तरीके से इट इज नॉट, अगर मार्केट फोर्सेस अपना एक्शन नहीं प्ले कर रही, डिमांड नहीं बढ़ रही फॉर फॉरेन करेंसी, लेकिन स्टिल जो आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी है वहां पे गवर्नमेंट चाहती है कि क्या हो जाए, फॉरेन एक्सचेंज रेट राइज हो जाए, तो गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी इस तरीके से एक्ट करना पड़ेगा कि डिमांड का फर्दर शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेगा आपका जो कंट्री का, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करेगा, वो मार्केट के अंदर से एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करेगा मार्केट में फॉर डॉलर। लेट से डॉलर के लिए आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करने का मतलब क्या है, वो मार्केट से डॉलर को खरीदना स्टार्ट करेगा। जब वो मार्केट से डॉलर को परचेज करना चाह रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, वो आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट कर रहा है, लोग नहीं परचेज कर रहे, इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे ही रिजर्व बैंक ने डिमांड क्रिएट की, डिमांड
क्या हो गई, बढ़ गई, तो अल्टीमेटली इस तरीके से भी क्या होगा, इस तरीके से भी आपका क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट राइज हो जाएगा और करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल कर जाएगी। बट यहाँ पे एक इंटरवेंशन हुई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, इंटरवीन किया। और हम इसको ये भी तो कह सकते हैं, इट इज द डेलिबरेट गवर्नमेंट एक्शन। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जानबूझ के डिमांड क्रिएट की फॉर डॉलर। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या हुआ, इट इज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग कब होता, जब क्या होता, जब एंटायरली मार्केट फोर्सेस पे होता काम। यहाँ पे मार्केट फोर्सेस, ठीक है, कुछ पोर्शन हमारा है फ्लोटिंग। जब हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रेट वहां पे समझाने की कोशिश भी करूंगी। तो अभी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, अगर जिन जिन इकोनॉमीज में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है वहां पे क्या होता है, वहां पे डिवैल्यूएशन हो सकता है। क्लियर? नंबर 3 इज द ऑफिशियल एडजस्टमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डिमांड बढ़ी और यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज रेट, क्योंकि R1 टू R2 क्या हुआ, शिफ्ट इन द एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पे यही हुआ, ऑफिशियल एडजस्टमेंट किया गया एक्सचेंज रेट का। बट जब आप डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन की बात करते हैं तो याद रखना, वहां पे आपकी मार्केट फोर्सेस की बात की जाती है। नंबर 1, एक्सचेंज रेट क्या होगा, फ्लोटिंग होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती। और यहाँ पे जो आपका एक्सचेंज रेट है वो मार्केट ड्रिवन होगा। जैसे डिमांड बढ़ेगी आपका एक्सचेंज रेट ऊपर हो जाएगा। अगर समहाउ डिमांड आपकी कम होती बिकॉज ऑफ मार्केट रीजंस, तो आपका एक्सचेंज रेट क्या हो जाता, फॉल कर जाता। लेकिन जो राइज या फॉल है एक्सचेंज रेट में, ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पे हमने यही लिखा, मार्केट ड्रिवन चेंज इन एक्सचेंज रेट। तो अब आप लोगों को डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन के बारे में कोई भी पूछे, आप लोग बता सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो सेल्वेटोर में भी आप लोग देखेंगे तो सेल्वेटोर में भी डायग्राम डिमांड एंड सप्लाई को लेकर उन्होंने समझाया हुआ है। और मैंने आप लोगों को समझा दिया कि किस तरीके से ये हो रहा है। और मैंने जो बुक रेफर की है दैट इज एचजी मैन्योर, और सेल्वेटोर से मैंने कुछ कुछ चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, तो एचजी मैन्योर भी आप रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है ये लेक्चर जो है आपका, ये मेरा अगर आप लेक्चर भी देखेंगे तब भी सफिशिएंट है। बट अदरवाइज मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि बुक्स प्लीज रीड करिए, क्योंकि काफी टाइम क्या होता है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हम जितनी रीडिंग करेंगे उतना हमारा थॉटफुलनेस क्रिएट होगी, उतना हम लोगों का थॉटफुलनेस डेवलप होने की वजह से आंसर हम लोग बेटर लिखेंगे। क्योंकि हमेशा मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग में एक चीज बोलती हूँ कि हमारे यहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पशंस आर इंपॉर्टेंट, डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ डिवैल्यूएशन की। देखिए, इफेक्ट्स ऑफ डिवैल्यूएशन को प्लीज ध्यान से समझना। अब मैं आप लोगों को टेक्निकली समझाने से पहले कुछ चीजें जैसे हमें लेमैन लैंग्वेज में समझ आ जाए उस तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। जब मैंने बोला डिवैल्यूएशन हो रहा है करेंसी का, जैसे फॉर एग्जांपल $1 प्रीवियसली था 70 रुपीज का, बट आफ्टर डिवैल्यूएशन क्या हुआ, वही जो $1 था इंडिया के अंदर वो कितने का हो गया, लेट्स से 80 रुपीज का हो गया। तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी हुआ। तो हम लोगों ने क्या बोला, बिकॉज ऑफ फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी, लेकिन किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर, बिकॉज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंटरवेंशन की वजह से क्या हुआ, जो ये फॉल हुआ, तो हमने इसको क्या कहा, वी कॉल इट डिवैल्यूएशन। तो जब ये डिवैल्यूएशन हुआ तो गवर्नमेंट क्यों कर रही है ये डिवैल्यूएशन, इसके पीछे का रीजन क्या होता है, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे यहाँ पे क्या हो, डेफिसिट क्या हो, कम हो। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेट, जैसे डिमांड कर्व थी, सप्लाई कर्व थी, इनिशियली फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या था, R1, हम इसको R1 नाम दे देते हैं। At R1 we are assuming कि foreign exchange rate क्या था, $1 is equal to 70 rupees. But somehow क्या हुआ, after devaluation क्या हो गया, $1 क्या हो गया, 80 रुपीज का हो गया। तो हम कहीं यहाँ पे पहुंचे, इसको हम मार्क कर देते हैं R2। तो हमने बोला R2 हुआ। जब मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब भी आपकी मार्केट के अंदर डेफिसिट होता है, डिमांड क्रिएट होती है, उस समय क्या होता है, उस समय मार्केट के अंदर क्या होता है, उस समय मार्केट के अंदर टू करेक्ट दिस डेफिसिट एक्सचेंज रेट राइज हो जाता है, यही होता है।
तो गवर्नमेंट भी बेसिकली क्या करती है, गवर्नमेंट भी अपनी इंस्पिरेशन इसी चीज से लेती है। गवर्नमेंट को पता है कि जब भी डेफिसिट होगा, टू करेक्ट दैट डेफिसिट, मार्केट के अंदर क्या होता है, जो करेंसी होती है वो क्या होती है, वो डेप्रिशिएट हो जाती है। तो उसी तरीके से जब भी डेफिसिट होता है, याद रखना, तब क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है, डिवैल्यूएट करती है। क्योंकि आप लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स आवर डेफिसिट। तो गवर्नमेंट भी क्या चाहती है कि हम क्या करें, जो इकोनॉमी में डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, हम उसको क्या करें, हम उसको कम करें, ताकि क्या हो पाए, हमारा बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम हो सके। यही होता है। तो गवर्नमेंट का रीजन क्या है इसको करने का, डेफिसिट कम हो सके। डेफिसिट ज्यादा क्यों है आपकी इकोनॉमी में, बिकॉज इंपोर्ट ज्यादा है, ठीक है, इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। तो हम लोगों को क्या करना है, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि डिवैल्यूएशन कम हो सके, इसका मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ सके और इंपोर्ट्स कम हो सके। एक्सपोर्ट्स आपके कब बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स तभी बढ़ेंगे जब आपका प्रोडक्ट, ठीक है, अगर मुझे ये पेन लेट से एक्सपोर्ट करना है फॉरेन मार्केट के अंदर, मेरे इस पेन की डिमांड फॉरेन मार्केट के अंदर कब बढ़ेगी, जब क्या होगा, ये पेन फॉरेनर्स को क्या मिलेगा, कंपैरेटिवली सस्ता। इसका मतलब अगर मैं इसकी सेल फॉरेन मार्केट में बढ़ाना चाहती हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे ये पेन सस्ते में बेचना पड़ेगा फॉरेन मार्केट के अंदर, यही करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स कम करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी मेरा पेन फॉरेन की मार्केट के अंदर बेचने को जाए, तो इसके पेन का क्या हो, प्राइस कम हो उस मार्केट के अंदर, फॉरेन मार्केट के अंदर। होम मार्केट से कंफ्यूज मत करना। और यहाँ पे इंपोर्ट का प्राइस क्या हो जाए, इंडिया की मार्केट, क्योंकि इंपोर्ट तो हमारी कंट्री में आ रहा है और इंपोर्ट हम कम करना चाहते हैं। इसका मतलब प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए टेक्निकली। तो डिवैल्यूएशन के बाद यही चीज होती है। तो अगर प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स कम हो, तो हम लोग बेसिकली चाहते क्या है, इस चीज को भी ध्यान से समझना, क्योंकि जब हम इलास्टिसिटी अप्रोच करेंगे तो ये चीज आपको वहां पे काम आने वाली है। जब हम बोल रहे हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं, इसका मतलब अल्टीमेटली हम लोग करना क्या चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू अचीव, हम चाहते हैं कि हमारा लोग क्या करें, लोग ज्यादा स्पेंडिंग करें हमारे एक्सपोर्ट्स में। तो अगर प्राइस कम है एक्सपोर्ट का, इसका मतलब हम क्या चाहते हैं, लोग कम प्राइस तो है, बट कम प्राइस पे क्या करें, लोग क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट ज्यादा डिमांड करे फॉरेन मार्केट में। हमारा जो पेन है, जो हमारा पेन है, जो हमारा एक्सपोर्ट बनेगा, हम चाहते हैं कि उस पेन की डिमांड फॉरेन मार्केट में एक तो ज्यादा हो। इसका मतलब हम चाहते हैं प्राइस, कम प्राइस पे लोग क्या करें, लोग ज्यादा क्वांटिटी को डिमांड करें। वी वांट क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो, ठीक है। और इंडिया की मार्केट में हम क्या चाहते हैं, सॉरी, प्राइस ऑफ इंपोर्ट हम चाहते थे कि इंक्रीज हो, और हम चाहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंपोर्ट क्या हो, इंडिया की मार्केट में फॉल करे। ठीक है, तो बेसिकली डिवैल्यूएशन से हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट की डिमांड फॉरेन मार्केट में बढ़ जाए, और हमारे इंडिया के अंदर जो बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है, दैट इज क्वांटिटी इंपोर्टेड, उसकी डिमांड क्या कर जाए, फॉल कर जाए। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को अप्रोचेस बताऊंगी, दैट इज द इलास्टिसिटी अप्रोच एंड द एब्जॉर्प्शन अप्रोच। तो याद रखना, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इलास्टिसिटी अप्रोच क्या होती है, एब्जॉर्प्शन अप्रोच क्या होती है डिवैल्यूएशन की, तो हमारे पास जो दो अप्रोचेस है, दैट इज द इलास्टिसिटी अप्रोच एंड एब्जॉर्प्शन अप्रोच ऑफ डिवैल्यूएशन। ये हमारा क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डिवैल्यूएशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप लोगों ने एक पेपर में भी देखा कि शायद 2018 का एग्जाम था, देख लेना स्लाइड के अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है, वहां पे भी मैंने आप लोगों को बताया था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी एंड एब्सॉर्प्शन अप्रोच ऑफ डिवैल्यूएशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक भी है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत आसान है। और टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। देखिए, आप लोगों की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं हमेशा चाहती हूँ कि ये जो चैनल है, यहाँ पे मैं हमेशा लाइफ टाइम आप लोगों के लिए फ्री वीडियोस बना सकूं,
ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं भी कर पाते उन लोगों के लिए भी एक फ्री प्लेटफॉर्म रहे कि जहां पे मैं आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर कर पाऊं और आप लोगों की लव एंड सपोर्ट से मेरा चैनल बहुत ज्यादा ग्रो करे, ताकि मुझे किसी भी एडटेक प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट ना करना पड़े। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो देखिए, अब हम बात करेंगे इलास्टिसिटी अप्रोच ऑफ डिवैल्यूएशन। देखिए, जब भी हम इलास्टिसिटी अप्रोच की बात करेंगे फॉर डिवैल्यूएशन, तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे जो हमारा पूरा ऑब्जर्वेशन रहने वाला है वो किसके अराउंड रहने वाला है? इट इज अराउंड द इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट है जो हम यूज करने वाले हैं अंडर द इलास्टिसिटी अप्रोच, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। ठीक है, सबसे पहली चीज आप लोगों को क्लियर हुई। अभी आप टेबल में एब्जॉर्प्शन अप्रोच भूल जाइए, मैं आप लोगों को लास्ट में सारा टेबल एक बार बताऊंगी कि क्या क्या चीजें लिखी हैं, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर जब आप लोग रिवीजन करेंगे। तो इलास्टिसिटी अप्रोच में हम लोग दो चीजों की इलास्टिसिटीज की बात कर रहे हैं। नंबर वन इंपोर्ट की, और नंबर टू इज द एक्सपोर्ट की इलास्टिसिटी। अब इंपोर्ट्स की डिमांड किस मार्केट में होगी? होम मार्केट में या फॉरेन मार्केट में? इंपोर्ट वो गुड है जो हमारी मार्केट में आ रहा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट्स हम कहां पे देखेंगे? इन होम मार्केट। और दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं? इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट। हमारे यहां से जो प्रोडक्ट जा रहा है वो कहां पे जा रहा है? वो फॉरेन मार्केट में जा रहा है। तो हम लोग क्या देखेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स इन फॉरेन मार्केट। तो देखिए, आप लोगों को पता चल गया, जब भी हम इलास्टिसिटी अप्रोच ऑफ डिवैल्यूएशन की बात करेंगे, यहाँ पे हम दो चीजों पे बात करेंगे। नंबर वन इज द इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट्स इन होम कंट्री, एंड नंबर टू इज द इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स इन फॉरेन मार्केट। और इलास्टिसिटी अप्रोच में आप लोगों को एक और चीज बता दूं, यहाँ पे मिस ना हो जाए, इस अप्रोच को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच। तो ठीक है, कभी भी एग्जाम में आप लोगों को पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच ऑफ डिवैल्यूएशन पे क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, दिस इज अगेन द इलास्टिसिटी अप्रोच, सेम अप्रोच है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इलास्टिसिटी की बात करेंगे। नंबर वन, मैं इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट को ड्रॉ करूंगी, और नंबर टू में क्या करूंगी? इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट इन फॉरेन मार्केट को ड्रॉ करूंगी। देखिए, जब भी आप इलास्टिसिटी की बात करते हैं दिमाग में क्या आता है? इलास्टिसिटी कैसे हो सकती है? यूनिट इलास्टिसिटी हो सकती है। फिर हम इनइलास्टिक डिमांड की बात करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं? तीसरा, इलास्टिक डिमांड की। अब इन्हीं चीजों को मैं ड्रॉ करूं।
हम लोगों ने क्या देखा, हमने तीन चीजें देखी। नंबर वन, जब आपकी यूनिट इलास्टिक डिमांड कर्व है, एट दैट टाइम टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। जब हमारी डिमांड कर्व कैसी है, इन इलास्टिक डिमांड कर्व है, उस समय क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और तीसरा हमने क्या देखा, जब हमारी डिमांड कर्व कैसी है, इलास्टिक डिमांड कर्व है, तब हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है ऑन इंपोर्ट्स वो क्या किया, वो फॉल किया। तो अब ये पॉइंटर्स आप नोट कर लीजिए साथ में। जब इलास्टिसिटी ऑफ डोमेस्टिक डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स और इंपोर्ट्स हम लोग देखते हैं, तो वहां पे हम लोग तीन तरीके से देखेंगे। नंबर वन, यूनिटरी इलास्टिसिटी। यहाँ पे आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं कि जब हम यूनिटरी इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर डिवैल्यूएशन। फिर इन इलास्टिक डिमांड, जहां पे आप लोग क्या बोलेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस आफ्टर डिवैल्यूएशन। और लास्ट इलास्टिक डिमांड, जहां पे हम लोग क्या देखेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स आफ्टर डिवैल्यूएशन। ठीक है, यहाँ पे ये तीन चीजें आप लोग लिख सकते हैं। और आप लोगों को आई होप यहाँ पे जब हम इंपोर्ट वाला सेक्शन देख रहे हैं तो आप लोगों को एक क्लैरिटी हो कि क्या क्या हम लोगों ने देखा। अब इसी तरीके से मैं इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स की बात करूंगी। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि अभी तक आप लोगों को चीजों में क्लैरिटी है। तो देखिए, जब हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, तीन डायग्राम्स बनाएंगे जैसे अभी हमने बताई। और आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, जब हम डिवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, डिवैल्यूएशन के बाद होता क्या है, आफ्टर डिवैल्यूएशन प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स क्या होता है, बढ़ता है। और प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स क्या होता है, कम होता है। तभी तो डेफिसिट कम होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम तीन डायग्राम्स बनाएंगे। एक हमारी यूनिटरी इलास्टिसिटी की होगी, दूसरी डायग्राम हमारी किसकी होगी, जहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनइलास्टिक डिमांड है। और तीसरी डायग्राम में हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलास्टिक डिमांड है। तो देखिए, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स मैंने क्या बोला, फॉल करेगा आफ्टर डिवैल्यूएशन। इसका मतलब पहला जो इनिशियल प्राइस है वो क्या होगा, वो हाई होगा। लेट्स से पहले प्राइस क्या है, P1, बट आफ्टर डिवैल्यूएशन प्राइस क्या हो जाता है, P2 हो जाता है। और जब प्राइस P1 था उस समय क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, Q1। और P2 आफ्टर डिवैल्यूएशन, जब प्राइस P2 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, Q2 होगी। जब हमारा यूनिटरी इलास्टिसिटी का केस है, उस समय याद रखना टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहता है, दैट रिमेन्स अगेन कांस्टेंट। ठीक है, प्राइस फॉल कर गया, प्राइस फॉल करने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जब यहाँ पे हम लोगों ने सेकंड केस लिया, दैट इज द इनइलास्टिक डिमांड। जब हमारा यहाँ पे प्राइस क्या था, P1 था, P1 प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी, Q1। बट आफ्टर डिवैल्यूएशन प्राइस फॉल किया, बट क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुई, राइज की। लेकिन प्राइस ज्यादा फॉल किया और क्वांटिटी डिमांडेड कम फॉल की। लेकिन यहाँ पे प्राइस जब फॉल कर गया लेकिन जब क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, तो याद रखना है यहाँ पे भी टोटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। और फिर थर्ड केस हम लोग क्या बोलते हैं, जब थर्ड केस की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्या पता है, यहाँ पे भी प्राइस फॉल किया, बट क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हुई, बहुत ज्यादा बढ़ी। तो टोटल एक्सपेंडिचर एक्चुअली कहाँ पे बढ़ा है, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ा थर्ड केस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम वापिस से टोटल एक्सपेंडिचर अप्रोच यूज करेंगे, जहां पे हम बोलेंगे एक्सपोर्ट्स में क्या हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर हमें कहां पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, इन द थर्ड केस, दैट इज द इलास्टिक डिमांड में। अब यहाँ पे भी आप कुछ पॉइंटर्स नोट डाउन कर लीजिए। नंबर वन, यूनिटरी इलास्टिसिटी में क्या हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर डिवैल्यूएशन। नंबर टू, इन इलास्टिक डिमांड की जब बात की जाए, टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स आफ्टर डिवैल्यूएशन। ठीक है, और थर्ड, इलास्टिक डिमांड, जहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है, इट इंक्रीजेस आफ्टर डिवैल्यूएशन। तो अगर अब आप एक्सपोर्ट वाले केस को एनालाइज करेंगे, तो जब हम लोगों ने बोला इन इलास्टिक डिमांड में टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स आफ्टर डिवैल्यूएशन, इसका मतलब फॉरेनर्स आपके प्रोडक्ट पे क्या कर रहे हैं, कम स्पेंडिंग कर रहे हैं। जब फॉरेन कंट्री के पर्संस आपके प्रोडक्ट के ऊपर कम स्पेंडिंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अब जो पैसा आप अर्न कर रहे हैं बाहर से, अब तो वो कम होने वाला है। इसका मतलब मैं यहाँ पे अगर लिखूं फॉरेन अर्निंग्स अब फॉल कर रही है तो भी गलत नहीं होगा।
ठीक है, तो डेफिसिट तो रिड्यूस होगा नहीं आपका इस तरीके से। लेकिन जब हमने इलास्टिक डिमांड में देखा तब हमने क्या देखा कि टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस आफ्टर डिवैल्यूएशन, और हमने यहाँ पे क्या बोला कि फॉरेन अर्निंग्स क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि बाहर के लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं फॉर योर प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने देखा जब हमारा इलास्टिक डिमांड था तो यहाँ पे इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स हमारे यहाँ पे फॉरेन अर्निंग्स इंक्रीज हुई थी, लेकिन इंपोर्ट्स में क्या हुआ था हमारा, देखते हैं वापस से स्लाइड। टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या हुआ था, यहाँ पे वापस देख लीजिए, इंपोर्ट्स वाले केस में फॉल किया था। तो जब भी हम इलास्टिक डिमांड की बात करेंगे तो इलास्टिक डिमांड कब अगर आपकी होती है तो डिवैल्यूएशन में जो चीजें हमें चाहिए थे, हमें डिवैल्यूएशन में क्या चाहिए था, वी वांट टू करेक्ट आवर डेफिसिट, हमें डेफिसिट को करेक्ट करना था। और उसके लिए हम लोग क्या चाह रहे थे, हम लोग चाह रहे थे कि हमारा इंपोर्ट कम करे। तो यहाँ पे जब हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर फॉल आफ्टर डिवैल्यूएशन देख रहे हैं, इंपोर्ट्स वाला केस, तो अगर आप यहाँ पे होम कंट्री में लोग स्पेंड कम कर रहे हैं ऑन द फॉरेन गुड्स, इसका मतलब आपके इंपोर्ट्स की डिमांड क्या होगी, कम होगी, नंबर 1। और नंबर 2 हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने देखा, मैंने जब आपको एक्सपोर्ट्स वाली स्लाइड दिखाई थी, एक्सपोर्ट्स के केस में क्या हो रहा था, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा था, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा था, इसका मतलब आपके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर रहे थे। तो डिवैल्यूएशन में जो दोनों चीजें हमें चाहिए थी, जो दोनों चीजें हम चाहते थे, वो दोनों हमारे लिए क्या बन गई, सक्सेस बन गई। कहां पे, जब हमारी डिमांड कर्व कैसी होगी, इलास्टिक डिमांड कर्व होगी। तो अब आप लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि जब भी आपकी इलास्टिक डिमांड कर्व होगी फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, तब क्या होगा, तब जो डिवैल्यूएशन है वो क्या होगी, वो सक्सेस होगा। क्लियर। अब आप लोगों को जब भी इलास्टिसिटी अप्रोच की बारे में क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बोलेंगे एक इलास्टिसिटी फॉर इंपोर्ट्स के कर्व बनाएंगे और इलास्टिसिटी फॉर एक्सपोर्ट्स के कर्व बनाएंगे, और उन दोनों के बाद एक एक लाइन पे ही लिखना, ठीक है। एग्जाम में प्लीज ज्यादा मत लिखना क्योंकि शीट्स लिमिटेड है, और मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ पीवाई क्यूज समझाते हुए भी, जब हम पीवाई क्यूज वाली क्लासेस लेते हैं तब भी मैं आप लोगों को काफी टाइम बोलती हूँ कि प्लीज मार्जिन पे मत लिख कर आना, हमें वहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हम लोग क्या चाहते हैं, मार्क्स स्कोर करें। ठीक है, हमारा जो एजेंडा है वो क्या है, टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यूपीएससी या सीएससी के एग्जाम में एक एक मार्क्स से बहुत फर्क पड़ता है। क्लियर। तो अब आप लोग लिख सकते हैं इलास्टिसिटी अप्रोच के बारे में। तो अब वापस से मैं आप लोगों के साथ 1 मिनट के लिए क्विकली टेबल वो रिवाइज करते हैं जो पहले हम लोगों ने देखा था। अब इलास्टिसिटी अप्रोच में देखिए ये क्विक पॉइंट्स है जो आप लोगों को पता होने चाहिए, और एग्जाम के लिए जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, रिवीजन के लिए टाइम नहीं है तो ये प्लीज टेबल बना लेना। ठीक है, मैं आप लोगों को अभी वापस बोल रही हूँ कि टेबल जो जो चीजें मैंने आप लोगों के लिए ऐड ऑन की है, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियोस बना रही हूँ मेरा इंटेंट यही है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट इस चीज का पहुंच पाए। तो प्लीज ये टेबल बनाइए। आप लोग जहां पे भी प्रिपेयर कर रहे हैं रिवीजन के लिए, कुछ नोट्स प्रिपेयर करके रखना। ठीक है, तो नंबर 1 इलास्टिसिटी अप्रोच की अगर हम बात करें तो फोकस कहाँ पे है, प्राइस चेंज, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बताया डिवैल्यूएशन के बाद प्राइस ऑफ द इंपोर्ट क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, और प्राइस ऑफ द एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने यही लिखा कि प्राइस चेंज और ट्रेड वॉल्यूम पे है हमारा फोकस, क्योंकि हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्वांटिटी किस तरीके से बढ़ रही है, तो ट्रेड वॉल्यूम पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इलास्टिसिटी अप्रोच के अंदर हम ये चीज देखते हैं। नंबर 2 की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। नंबर 3 यहाँ पे आप लोगों ने कहीं इनकम इफेक्ट की बात की नहीं की, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इट इग्नोर्स इनकम इफेक्ट फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट मैंने आप लोगों को क्यों लिखवाया है, क्योंकि जब आप एब्जॉर्प्शन इफेक्ट देखेंगे तो वहां पे आपको एब्जॉर्प्शन अप्रोच के अंदर पता चलेगा कि इनकम इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं। नंबर 4 इज द एनालिसिस, डिवैल्यूएशन इफेक्ट्स वॉल्यूम बेस्ड ऑन इलास्टिसिटीज। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जब आपका टोटल जब हमारी जो इलास्टिसिटी है वो अगर वो अगर क्या होती है, जो डिमांड कर्व होती है वो इलास्टिक डिमांड कर्व होती है, तब हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर इंपोर्ट्स में क्या होता है, फॉल करता है, और एक्सपोर्ट्स में क्या होता है, राइज करता है। तो उस तरीके से हम लोग देखते हैं कि बेस्ड ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो किस तरीके से मूव कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड किस तरीके से मूव कर रहा है। क्लियर। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो आप लोगों को क्लियर होने चाहिए।
अब यहाँ पे एक और चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो ये इलास्टिसिटी अप्रोच है हमारी, इसी को मार्शल लर्नर ने कुछ कंडीशंस बताई कि किस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि डिवैल्यूएशन ने ट्रेड बैलेंस को इंप्रूव किया, वर्सन किया या क्या किया, अनचेंज किया रखा। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, जो हमने अभी पढ़ा ना, उसी चीज को यहाँ पे मार्शल लर्नर ने लिख दिया। उन्होंने क्या बोला, अगर आपका सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्या हो, इट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है कि जब हमने बोला कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट क्या था, ग्रेटर देन 1 था, तो उस समय क्या हो रहा था, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स क्या हो रहा था, फॉल कर रहा था, और एक्सपोर्ट्स में क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था, और ट्रेड बैलेंस इंप्रूव कर रहा था। तो यहाँ पे उन्होंने इसी को लिखा। नंबर 2, उन्होंने क्या बोला, इफ द सम ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड डिमांड फॉर इंपोर्ट्स इज लेस देन यूनिटी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, डिवैल्यूएशन वुड वर्सन ट्रेड बैलेंस। और नंबर 3, उन्होंने क्या बोला, इफ द सम ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज इक्वल टू 1, देन डिवैल्यूएशन वुड लीव द ट्रेड बैलेंस अनचेंज। क्लियर हुआ अब आप लोगों को ये चीजें? तो अब आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आज की क्लास में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को किसी को भी कोई भी इशू आता है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए मुझे। अदरवाइज दैट आप लोग कमेंट बॉक्स पे अपना इशू मेंशन कर सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यहीं पे हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।